हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक डिस्कशन। तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए लाया हूँ कुछ अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स को लेके। तो सबसे पहले अपन समझेंगे जो टर्म्स यूज़ होती हैं अकाउंट्स में वो कौन कौन सी हैं और उनका अर्थ क्या है। तो आपकी स्क्रीन पे जो पीडीएफ चल रही है उसको आपको केवल देखना है, बट जो मैं बताऊँ बस उसको केवल सुनते जाना है। ये इसलिए है कि अपन को क्या क्या कवर करना है और क्या क्या कवर करते जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हो अपने कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो जैसे ही पूरे अकाउंट्स में जो जो टर्म्स यूज़ होंगी इम्पोर्टेंट जो है वो अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद जो आगे की टर्म्स आती रहेंगी जब कभी तो उसको बाद में बताते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक एसेट्स। तो यहाँ पर देखिए दोनों लैंग्वेज में हेडिंग्स दी हुई हैं। एक तो आपकी इंग्लिश में भी दी हुई है, हिंदी में भी दी हुई है, लेकिन जो मतलब डिस्क्राइब किया गया है उसको मीन्स को तो वो हिंदी में है। बट हिंदी भी आप पढ़ सकते हो और मैं जो बोलता जा रहा हूँ तो उससे भी आप समझ सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले है आपका एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है कि जो कंपनी हुई या फर्म हुई या कोई भी प्रोप्राइटरशिप हुई तो उनके पास जो जो एसेट्स हैं, कहने का मतलब उनका स्टॉक भी एसेट्स आएगा। उनकी जो प्लांट एंड मशीनरी है, मतलब जो भी उन्होंने ख़रीद के रखा होगा वो सारी चीज़ उनके लिए एसेट्स हैं। या किसी से पैसा लेना है उनको, डेटर्स, वो भी एसेट्स में आएंगे। तो जो कुछ भी उनका खुद का कैश है या उन्हें कुछ मिलने वाला है तो वो सारी चीज़ क्या होती हैं, एसेट्स। उसको अपन बोलते हैं, वो दो प्रकार से हो सकती है। एक तो आपकी वो हो सकता है फिजिकल फॉर्म में, मतलब मूर्त। मूर्त मतलब होता है कि उसको छूकर अपन टच कर सकते हैं। और एक होता है आपका अमूर्त, जिसको अपन छू नहीं सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि गुडविल, कि गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, जिसको अपन छू नहीं सकते बट वो अपनी संपत्ति होती है। तो अमूर्त और मूर्त दो आएंगे, एक फिजिकल फॉर्म एक नॉन फिजिकल फॉर्म। ठीक है। तो फिजिकल में आ जाएगा आपकी प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें आप जाके मशीनरी को छू सकते हैं। और जो अमूर्त है या जो नॉन मूविंग, मतलब उसको आगे मूविंग और नॉन मूविंग में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी को मूव कर सकते हैं बट बिल्डिंग को नहीं कर सकते हैं, तो वो नॉन मूविंग में आएगा। और अमूर्त का मतलब होता है जिसको, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, मतलब जिसको छू नहीं सकते जाके, उसको बोलते हैं अमूर्त, नॉन फिजिकल। ठीक है। तो सेकंड पे देखेंगे अपन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अपनी देनदारियाँ, या जो जो अपन को किसी दूसरे को देना है जो अपनी चीज़ नहीं है बट अपन यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई फर्म हुई उसमें कैपिटल लगा के रखी है, या कोई कंपनी हुई जिन्होंने शेयर्स खरीद के रखे हैं शेयर होल्डर्स ने, तो वो शेयर होल्डर्स की पूंजी है ना कि कंपनी की। तो कंपनी के लिए क्या हुआ, कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी है, मतलब शेयर होल्डर्स को पैसे वापस करने हैं। अभी उसने उधार लेके रखा है तो शेयर होल्डर्स की, और लोन लेके रखा है तो लोन देना बाकी है। और क्रेडिटर्स को, जैसे कोई माल खरीदा है उसका पैसा नहीं दिया, उधार में खरीद लिया, तो जो वो माल का पैसा उसको देना है तो वो क्रेडिटर्स बन जाएंगे, तो ये लाइबिलिटी है। तो ये जो है अपना दोनों साइड इक्वल रहता है। एक एसेट साइड होता है, एक लाइबिलिटी साइड होता है। तो एसेट्स और लाइबिलिटी में इसको अपन बांट देते हैं, और एसेट्स लाइबिलिटी हमेशा बराबर आती है। जैसे कंपनी में कोई अपन काम कर रहे हैं तो जितना अपने पास पैसा है और उतना अपन को देना है और लेना है, तो ऐसा करके एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों इक्वल जाती हैं। जैसे कि आपने शेयर होल्डर से पैसे उधार लिए या लोन लिया आपने बैंक से, तो वो आपके पास एक पूंजी आ गई, तो इसको आप लाइबिलिटी में डाल दोगे। उस पूंजी से ही आपने कोई एसेट्स खरीद ली तो उस एसेट्स को आप एसेट साइड डाल देंगे। जैसे आपने प्लांट एंड मशीनरी लिया तो प्लांट एंड मशीनरी साइड चला जाएगा। और जो आपने लोन लिया था उसको अपन लाइबिलिटी बना रहे हैं, और उस लोन का यूज़ जहाँ किया उसको अपन एसेट्स बना रहे हैं। जैसे यूज़ करने में प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो वो एक एसेट्स हो गई। बाकी का कैश अपना बच गया तो कैश भी अपनी एसेट है। तो कहने का मतलब हुआ जैसे 5 लाख लोन लिया और 5 लाख में से 3 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली और 2 लाख रुपए अपना कैश में पड़ा हुआ है। तो एसेट साइड भी 5 लाख आ रहा टोटल, लाइबिलिटी साइड भी 5 लाख आ रहा टोटल। तो टोटल तो इक्वल होना ही चाहिए, क्योंकि जिस
जिस पैसे का आप जितना यूज़ कर रहे हो और जितना आपने लिया है वो बराबर आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब कभी भी बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तभी आपका जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो वो सही माना जाता है। बट फिर भी उसमें कुछ एरर्स आती हैं जो अपन एरर वाले चैप्टर में देखेंगे कि बैलेंस शीट भी मिल जाती है फिर भी कुछ एरर्स रह जाती हैं। अब देखते हैं अपन ओनर्स इक्विटी। ये थर्ड हेडिंग आप देख रहे होगे, ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है कि जो कि जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म हुई हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक इंडिविजुअल ही अपनी फर्म को चलाता है, तो उस इंडिविजुअल ने ही जो पैसे लगा के रखे हैं फर्म में, जैसे जब कभी भी वो इनकॉर्पोरेट करेगा कंपनी को या मतलब पार्ट उसको प्रोप्राइटरशिप फर्म को, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में वो पैसे लगाएगा अपने। तो जो पैसा लगा हुआ है ना उसको बोलते हैं ओनर्स कैपिटल, मतलब ओनर की इक्विटी या ओनर्स की कैपिटल है वो। ठीक, जो ओनर है उसी की पैसे हैं। और जब कभी अपन देखते हैं बैंक से लोन लिया तो इसको लॉन्ग टर्म लोन्स बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स बोलते हैं। बट अगर कोई पैसा जो है खुद स्वामी ने लगाया है, मतलब ओनर ने लगाया है बिजनेस के, तो उसको बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। ठीक, अब फोर्थ देखो, लेन देन या सौदा या बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही मतलब आपके एक डेफिनेशन हुई ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी लेन देन जो आप कर रहे हो बिजनेस में जिसको मनी में मेज़र किया जा सकता है वो ट्रांजैक्शन है। और जो भी ट्रांजैक्शन आप करोगे अगर उसको मनी में मेज़र नहीं किया जा सकता तो उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे अकाउंट में। ठीक है, तो जब कभी भी देखेंगे आप पहले कि कोई कैश आपके पास था, ओनर सिक्योरिटी का मान लो ओनर सिक्योरिटी आपके पास कैश है। अब इस कैश का उपयोग आपने किया, वो कैसे किया, कोई चीज़ माल खरीदा, जैसे आप बिजनेस करते हो किस चीज़ का, कोई भी गुड्स को परचेज करने का और सेल करने का। तो गुड्स को खरीदना एक ट्रांजैक्शन है, गुड्स को सेल करना एक ट्रांजैक्शन है। इन दोनों ही ट्रांजैक्शंस में आप उस ट्रांजैक्शन को अपना मनी में मेज़र कर सकते हो। अगर आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते हो तो उस ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मनी में मेज़र करने का मतलब ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन में मनी होनी चाहिए। मेज़र करने का मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शन में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका एक मनी के रूप में एग्जिस्टेंस होना चाहिए। मतलब जैसे आपने कोई बॉटल्स ली और उस बॉटल्स को सेल कर रहे हो आप, तो उस बॉटल्स की प्राइस तो है ना, तो वो मनी मेजरमेंट हुआ। उस प्राइस उस बॉटल्स को आपने फ्री में दे दिया उससे मतलब नहीं है। आपने उस प्राइस का पैसा नहीं लिया उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि उस बॉटल की प्राइस होनी चाहिए, अगर वो है तो वो आपकी रिकॉर्ड होगी। जैसे आपने कोई चीज़ डोनेट कर दी, तो डोनेट करने का मतलब आपको पैसा नहीं मिला, बट फिर भी डोनेट जितना किया है उसको मेज़र कर सकते हैं मनी में। अगर वो मेज़रेबल है तो इसको ट्रांजेक्शन मानेंगे। ट्रांजैक्शन में इतना ही ज़रूरी था आपके लिए। और इसमें बहुत आते हैं जैसे कैपिटल हुआ या फिर आपका रेवेन्यू नेचर का था, लॉन्ग टर्म था, शॉर्ट टर्म था, फिर उसको आप अपन देखते चलेंगे आगे जैसे आता जाएगा। थर्ड मतलब फोर्थ नेक्स्ट हेडिंग देख लीजिए सीधा, कैपिटल। कैपिटल का मतलब मैंने बता रखा है आपको कि पूंजी होती है। कैपिटल मतलब कि अपन ने कितना पैसा लगा के रखा है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो इसको मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया अच्छे से, और फिर भी अगर आप चाहो तो एक बार पढ़ लो, इतना नहीं है इम्पोर्टेंट, बताता जाऊंगा तो आता जाएगा। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगली हेडिंग जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आप जो भी खर्च कर रहे हो पैसे, वो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। कहने का मतलब आपने खरीद की किस चीज़ की, आपने खरीद की या आपने परचेज़ किया मशीनरी। मशीनरी आपने परचेज़ की किस लिए, कोई भी अपने मटेरियल की पैकिंग के लिए। वो मटेरियल मतलब वो मशीनरी आपके मटेरियल को पैक करती है, जो आप बनाते हो मटेरियल मैन्युफैक्चर करते हो उसको पैक करती है। तो उस मशीन का उपयोग आप 1 साल से ज़्यादा के लिए करेंगे। तो उस मशीन को खरीदने में जो आपका खर्च हुआ या जो एक्सपेंस आपने किए उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगला आएगा। हाँ, नेक्स्ट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर जो खर्च आप 1 साल से कम के लिए करते हो, मतलब उसका उपयोग 1 साल से कम का ही है।
जैसे कोई मशीनरी ली, वो 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ हो रही है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट हो सकता है वही मशीनरी आपकी 1 साल से कम के लिए चले। कहने का मतलब, अगर देख लीजिए आपने कोई एक मशीनरी खरीदी, उस मशीनरी से आप केवल 50 पैकेट ही पैक कर पा रहे हो, तो वो 50 पैकेट जो आपने पैक किए वो आपने 1 साल के अंदर ही अंदर कर लिए, तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे। क्यों? हैज ए मशीनरी, फिर भी कैपिटल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग 1 साल से कम के लिए हुआ। तो जो 1 साल के अंदर ही अंदर आपको रियलाइज़ हो जाए पैसा, कहने का मतलब जैसे अपन ने कोई एक्सपेंडिचर मशीनरी पे किया, अब वो मशीनरी से आपको जो पैसा मिल रहा है वो 1 साल के अंदर ही अंदर मिल जाता है सारा कुछ, वो मशीनरी ख़त्म हो जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो तो होते ही हैं जो कि अपन 1 साल में करते हैं, जैसे वेजेस हुआ या सैलरी का पेमेंट हुआ, जो 1 साल के अंदर अंदर अपन करते हैं हर साल। और रेगुलर बेसिस पे आपने कोई माल खरीदा, जैसे रॉ मटेरियल्स परचेज किया, वो जी सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जो कि बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। बट मशीनरी में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि मशीनरी अगर 1 साल से ऊपर के उपयोग की है तो ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर मशीनरी 1 साल से नीचे उपयोग हो रही है और रियलाइज़ हो जा रहा है उसका पैसा, और उस मशीनरी को सेल कर दे रहे हैं, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगला देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, इस वर्ड को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आएगा ही आएगा आपको। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें उपयोग हुए हैं वर्ड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया कि जो 1 साल के अंदर अंदर होते हैं, रेवेन्यू है वो। बट डेफर्ड का मतलब क्या हुआ? डेफर्ड का मतलब हुआ कि उस एक्सपेंडिचर को आपने बड़े बड़े रूप में किया। कहने का मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो यूज़ मात्रा में हो, जैसे कि आप नॉर्मल तो आपका बिजनेस होता है तो 4-5 लाख, 4-5 लाख का आप कोई चीज़ खरीदते हो, देखने में आ रहा। लेकिन अगर आपने 1 करोड़ की कोई मशीनरी खरीदी या कोई ऐसी बड़ी अमाउंट खरीदी, तो बट वो अमाउंट जो है कैपिटल नेचर की नहीं है। मतलब कि ऐसी नहीं है जिसको अपन कैपिटल नेचर की बोल सकें। मशीनरीज नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कैपिटल नेचर की नहीं है रेवेन्यू नेचर की, बट उसका उपयोग 1 से 2 साल में 1 साल के से ज़्यादा के लिए हो। समझ रहे हो? यहाँ कन्फ्यूज़न है। जैसे कार अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या समझा था अपन ने, जो 1 साल के अंदर अंदर हो उसको ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और जो बिजनेस में यूज़ होते हो, मतलब जैसे कि रेगुलर यूज़ होते हो, तो उसको अपन रेवेन्यू नेचर बोलेंगे। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर कब बोलेंगे? जब वो 1 साल से ज़्यादा के लिए हो और यूज़ मात्रा में हो, मतलब अमाउंट ज़्यादा हो। जैसे मशीनरी को ख़रीदने में ज़्यादा पैसा लगता है, तो वो ज़्यादा मात्रा में हो और 1 से ज़्यादा वर्ष के लिए हो, 1 से ज़्यादा साल के लिए उसको यूज़ कर रहे हो अपन, तो उसको बोलते हैं अपन क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको 1 साल से कम और कम अमाउंट का यूज़ हो रहा हो उसमें, उसको खरीदने बेचने में, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ? इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्ड भी यूज़ हुआ है और डेफर्ड वर्ड भी यूज़ हुआ है। तो कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर के ही होते हैं, बट वो 1 से ज़्यादा साल के लिए आपको रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, तो उसको बोलते हैं अपन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको अपन इस कैटेगरी में आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स को भी डाल सकते हो, और भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, देखता हूँ मैं यहाँ पर लिखा हुआ। इसमें बस यही है कि जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यूज़ अमाउंट का उपयोग करके हो रहे हो, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यूज़ अमाउंट का उपयोग करके हो रहे हो, वही आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से आपकी कोई एसेट जनरेट नहीं हो रही है। एडवर्टाइजमेंट पे आपने पैसा खर्च किया, उस पैसे से आपकी कोई एसेट जनरेट नहीं हो रही, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे। बट वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपको 1 से ज़्यादा साल के लिए बेनिफिट देगा, तो जैसे उसने 1 से ज़्यादा साल के लिए बेनिफिट दिया तो इसको कैपिटल मानना चाहिए, बट कैपिटल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उससे कोई एसेट जनरेट नहीं हो रही है।
तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा उसको अपन बोल देंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट एक से ज़्यादा साल के लिए वो बेनिफिट देगा आपको, तो इसको बोल देंगे अपन डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड कर रहे हैं उसको, एक्सपेंडिचर को क्या कर रहे हैं, डेफर्ड कर रहे हैं, तो इसको होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे आएगा तो एग्जाम्पल लेके और कुछ जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें समझ जाओगे। तो अभी केवल मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, एक प्रकार से आपको थोड़ा बेसिक बेसिक आता जाएगा ना, तो आगे जब भी इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। अब एक और पॉइंट आ रहा है नेक्स्ट, ड्राइंग। ड्राइंग मतलब होता है कि आपने कुछ आहरण, इसको निजी खर्च या आहरण हिंदी में, और ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है कि आपने अपने जो फर्म में अपनी ओनरशिप कैपिटल लगा के रखी है, कोई भी कैपिटल लगा के रखी है, उस कैपिटल में से कुछ अमाउंट को आपने अपने निजी खर्च के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए निकाल के रख लिया। तो इस अमाउंट को जो आपने बिजनेस से निकाला, उस अमाउंट को बोलते हैं ड्राइंग। मतलब ड्रॉ कर लिया आपने, ड्राइंग कर ली इसको। और बाकी पैसा आपका लगा हुआ है, जितना पैसा आपने निकाला वो बिजनेस का, बिजनेस में यूज़ नहीं हुआ, बस बिजनेस से चला गया, क्योंकि आपने उससे कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर कर लिया, पर्सनल खर्च के लिए आपने निकाल लिया, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। जैसे कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अब वो बिजनेस कर रहा है, उसने पूंजी लगा के रखी है, लेकिन उसने कुछ पता चला लैपटॉप्स वगैरह घर के यूज़ के लिए ले लिए, तो उसको अपन बोलते हैं ड्राइंग किया है। मतलब ड्राइंग के रूप में उस अमाउंट को मानेंगे और उसकी एंट्री डाल देंगे कि इतना पैसा पर्सनल यूज़ के लिए चला गया, तो इसको बोलते हैं अपन ड्राइंग। इस वर्ड का यूज़ अधिकतर कहाँ होता है, पार्टनरशिप चैप्टर जो आप करेंगे ना, वहाँ आपको दिखेगा कि पार्टनर्स इतनी इतनी ड्राइंग करते हैं, तो वहाँ अपन और इसको डिटेल्स में समझेंगे। बस अभी आप सुनते जाइए। और फिर उसके बाद आता है परचेज। इसको तो अपन समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ को परचेज करना। बिजनेस में अपन दो चीज़ें परचेज करते हैं, एक तो आपके बिजनेस के लिए जो, बिजनेस जिस चीज़ का आप कर रहे हो उसके लिए रॉ मटेरियल, अगर मैन्युफैक्चरिंग में है, अगर ट्रेडिंग में है तो कोई भी चीज़ जिसका आप ट्रेडिंग करते हो उसको ख़रीदना, तभी तो आप आगे बेचोगे। तो जो भी चीज़ आप ले रहे हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल ले रहे हो, पैकिंग का मटेरियल ले रहे हो, तो इसको बोलते हैं अपन परचेज़ करना, मतलब ख़रीदना चीज़ों को। ठीक, और अपना आएगा फिर नेक्स्ट है क्रय वापसी। क्रय वापसी मतलब अपने क्रय किया और उसको वापस कर रहे हैं, जैसे कोई गलत चीज़ आ गई है या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कुछ भी है, उसको रिटर्न करना होता है परचेज रिटर्न, खरीदी हुई चीज़ को वापस करना। ठीक है, अगला देखेंगे लेनदार या ऋणदाता, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपन जब परचेज करते हैं वो वह अपन ने उधार में ली है, कहने का मतलब अभी उसका अपन ने पेमेंट नहीं किया। जैसे मान के चलिए कोई भी बॉटल बनानी है, उसके लिए आपने प्लास्टिक लेके रखी है, प्लास्टिक आपने रॉ मटेरियल के रूप में ली है। अब रॉ मटेरियल जो लिया वो उसका आपने पेमेंट इमीजिएटली नहीं किया, जब आपने ट्रांजेक्शन की या जब आपने परचेज़ किया उस समय आपने पेमेंट नहीं किया, आपने इसको बोल दिया कि एक महीने की क्रेडिट पे ले रहे हैं, तो एक महीने या 2 महीने बाद जब आप पेमेंट करोगे, तो जब पेमेंट करोगे तब कैश की एंट्री होगी, बट अभी जो प्रेजेंट में आपने परचेज कर लिया उसकी, उसके लिए अपन बोल देंगे कि अपन उसके क्या होगा, क्रेडिटर्स। मतलब अपने क्रेडिटर्स खड़े हो जाएंगे कि इन इन लोगों को अपन को इतना इतना पेमेंट करना है, तो अपनी ये क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। तो जैसे अपन और आगे देखेंगे तो क्लियर होगा, अभी इतना ठीक है। और डेटर्स, डेटर्स का मतलब होता है कि जिससे अपन को पैसे लेने हैं, जी अपनी एसेट साइड आता है डेटर्स। डेटर्स का मतलब जैसे अपन ने किसी को सेल किया, अपने प्लास्टिक खरीदा था, उससे अपन ने बॉटल बना दी, बॉटल अपन ने कस्टमर को सेल कर दी, पर कस्टमर को उधार में दिया, कस्टमर ने अपन को अभी पेमेंट नहीं किया, तो जो पेमेंट नहीं किया कस्टमर ने, तो वो कस्टमर से अपन को पेमेंट लेना है 1 महीने 2 महीने बाद, तो ये अपना क्या हो जाएगा, एसेट, क्योंकि अपन को पैसा आना बाकी है अभी, तो ये अपन उससे पैसे मांग सकते हैं, ये अपनी एसेट है। तो डेटर्स का मतलब होता है एसेट्स, और इसको अपन को पैसे लेने हैं, और डेट क्रेडिटर्स में अपन को पैसे देने हैं, ये अपनी लाइबिलिटी रहती है। अब आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है जब कभी भी दो प्रकार का, तीन प्रकार का स्टॉक होता है। एक होता है अपना रॉ मटेरियल का स्टॉक, जिस चीज़ का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जैसे आप बॉटल बना रहे हो तो प्लास्टिक आपने खरीदा, उसका आपने स्टॉक करके रख लिया, तो उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल का स्टॉक। दूसरा आएगा आपका फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मतलब जो कि कंप्लीट हो रखा है, जैसे कि बॉटल, बॉटल बना बना के आपने रख ली, तो इसका स्टॉक है, कहने का मतलब
जैसे ईयर एंड कंप्लीट हो गया, 31 मार्च ख़त्म हो गया, आपने बॉटल्स बेच नहीं पाया, तो 31 मार्च को अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, अपना चिट्ठा P&L बनाते हैं, अपना ट्रेडिंग बनाते हैं, अपन देखते हैं कि अपना कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो 31 मार्च को जितना भी बॉटल्स आपकी रखी होंगी, या 31 मार्च को जितना भी प्लास्टिक आपका रखा होगा, उस डेट पर इसको स्टॉक मानेंगे। नेक्स्ट डे उसकी सेल हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 31 मार्च तक आपके पास जो जो है वो आपका स्टॉक आएगा। तो रॉ मटेरियल में प्लास्टिक हो गया, फिनिश गुड्स में बॉटल हो गई, और थर्ड सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब पता चला बॉटल्स का कैप बनाने और बॉटल्स बन गई, बॉटल्स के नीचे का हिस्सा जो रहता है ना पीने वाला जैसे वो बोलते हैं, वो बन गया बट उसका कैप नहीं बना, तो इसको बोलते हैं मतलब सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो सेमी फिनिश्ड गुड्स भी आपके स्टॉक्स में रहेंगे 31 मार्च तक, जितनी जितनी चीज़ आपके पास होगी वो आपका स्टॉक बनेगा, बाद में इसको सेल आउट करेंगे। तो ईयर एंड पे दो निकलते हैं, मतलब 3 स्टॉक रहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टॉक। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ लिखा हुआ है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में कोई भी जैसे कि आप किसी भी जीव जंतु या किसी भी जैसे जानवर्स वगैरह का जो भी आप यूज़ करते हो, जैसे पोल्ट्रीज फार्म्स वगैरह जो होते हैं, तो वो जो जैसे मुर्गी पालन हुआ या फिर काउज वगैरह हुई, तो ये आपके जो है वो लाइव स्टॉक में आएगा। अब नेक्स्ट देखिए डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब पता है आपको, जैसे कभी भी आप कुछ खरीदने जाते हो तो आपको डिस्काउंट चाहिए रहता है कि 5% 10% डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट का मतलब जितने प्राइस है उससे कम पे अपन को मिल रहा है, तो वो हो जाता है डिस्काउंट। फिर है बैड डेट्स। बैड डेट का मतलब होता है कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अपन ने किसी को माल बेचा, बेचने पर आपको पेमेंट तुरंत नहीं मिला उसका, तो इसको अपन ने बना दिया था डेटर्स, क्योंकि डेटर्स अपनी संपत्ति होती है, तो अपन ने बोल दिया था कि डेटर्स है और अभी 31 मार्च तक अपन को इसका पैसा नहीं मिला है और ये अपन को बाद में देगा, जिसको अपन ने सेल किया है। तो वो जब बाद में देगा उसके लिए आपने 31 मार्च को डेटर्स क्रिएट कर दिया, बट पता चला है 2 साल निकल गए 3 साल निकल गए, उस बंदे ने आपको पैसे दिए ही नहीं, तो उसको आप बना दोगे क्या, बैड डेट्स, मतलब मिलना ही नहीं है अब पैसा। तो ये हो जाएगा आपका बैड डेट, डूब गया पैसा, अब ये पैसा मिलेगा नहीं। तो इससे अपन क्या करेंगे, इससे कि अपनी जो डेटर्स खड़े होंगे ना अपने एसेट साइड, तो उस डेटर्स को अपन राइट ऑफ कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका बैड डेट्स। अब उसके बाद डिविडेंट। डिविडेंट डिविडेंट वर्ड जो है वो अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा। डिविडेंट में क्या होता है कि जैसे कि अब कंपनी, मान के चलो अपनी खुद की कंपनी है, अपन ने काम किया, अच्छा हुआ, प्रॉफिट आया, उसके बाद जिसने अपन को पैसे लगा के रखे हैं शेयर होल्डर्स ने, उन शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब जितने शेयर होल्डर्स हैं अपने, उन शेयर होल्डर्स को अपन ने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उन तो उसको बोलते हैं लाभांश, मतलब एक एक लाभ का एक अंश देना। डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभ का एक अंश। मतलब अब जैसे 50,000 शेयर होल्डर्स हैं और आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आपने एक एक रुपये हर एक शेयर होल्डर्स को दे दिया, तो उन शेयर होल्डर्स के हाथ में वो क्या हो जाएगा, एक लाभांश हो जाएगा कि उनको लाभ का एक अंश मिल गया। ठीक है। अब आएंगे अपन करेंट एसेट्स पर। तो करेंट एसेट्स का मतलब, देखो एसेट्स को अपन वो बाइफरकेट कर सकते हैं, एक करेंट एसेट्स में, एक नॉन करेंट एसेट्स में। करेंट एसेट्स का मतलब कि जो 1 साल के अंदर अंदर आपको रियलाइज्ड हो जाए उसको बोलते हैं करेंट एसेट्स, और जो 1 साल के बाद रियलाइज्ड होगा उसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स। जैसे कि जैसे कोई डेटर्स हुआ, अगर वो एक डेटर्स को अपन करेंट एसेट्स में डालते हैं, क्योंकि डेटर्स से अपन को 1 साल के अंदर अंदर पैसा मिल जाता है, और नॉन करेंट एसेट्स मतलब चूँकि 1 साल के बाद पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि जिसको आप कैश में जल्दी से जल्दी
कैश में जल्दी से जल्दी परिवर्तित कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं करेंट एसेट्स। तो जैसे कि आपने कोई चीज़ ऐसी खरीद के रखी है जिसको आप तुरंत के तुरंत बेच सकते हो, उसके लिए आपको वेट करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको करेंट एसेट्स में डालेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, रोकड़ या अन्य ऐसी संपत्तियां जिन्हें सुगमतापूर्वक रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा बेचा जा सकता है, या व्यापार के सामान्य परिवर्तन चक्र, जो यहाँ परिवर्तन चक्र लिखा ना के दौरान, परिवर्तन चक्र 1 वर्ष का होता है जो मैंने आपको बताया था, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़िए, मैंने जो बताया वो रखिए। तो करेंट एसेट्स क्या होगा, जो 1 वर्ष के अंदर अंदर कोई भी आपकी एसेट्स को आप कैश में रियलाइज़ कर सको। जैसे कोई भी चीज़ आपके हैंड में है, मान लो कोई गोल्ड है आपके पास, उस गोल्ड को आप को जब बेचना है, जब कभी भी बेचना है उस गोल्ड को, तो आप उसको बेच के तुरंत कैश ले सकते हो। तो उस हर चीज़ को जो आप 1 साल में ही के अंदर अंदर ही बेच सकते हो और कैश निकाल सकते हो उससे, तो उसको डालते हैं करेंट एसेट्स में। और जो 1 साल से ज़्यादा टाइम ले लेगा या आपको पैसे मिलने में टाइम लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स। ऐसे ही लाइबिलिटी हो जाएगी, दोनों ही लाइबिलिटी हो जाएंगी। एक एक वर्ष के अंदर अंदर आपको अगर पेमेंट करना है दूसरे का, तो वो आपकी हो जाएगी करेंट लाइबिलिटी। और 1 वर्ष से ज़्यादा का टाइम ले सकते हो आप पेमेंट करने में, तो उसको बोलते हैं अपन नॉन करेंट लाइबिलिटी। फिर आता है आपका फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लाइबिलिटी। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब, अब इसको भी देखिए, फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो एसेट्स आपकी मतलब आपने जो खरीदी है ना एसेट्स, वो आपने 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए खरीदी है, जो आपको 1 से ज़्यादा वर्षों के लिए बेनिफिट देगी, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड में आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी फिक्स्ड एसेट्स में आएगी, जो कि आपकी ऐसी एसेट्स है जो कि कैश में परिवर्तित जल्दी से जल्दी नहीं होगी। और इसका ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे कि 1 साल मतलब कई सालों तक आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी। जैसे कोई पैकिंग की अपने मशीनरी खरीद के रखी है, तो वो 1 साल के लिए तो है नहीं, 1 2 3 4 5 साल तक वो कंटिन्यू चलती रहेगी, तो उस एसेट्स को बोलेंगे फिक्स्ड एसेट्स। क्योंकि वो आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए रेवेन्यू जनरेट का मतलब आपको सेल करके देगी चीज़ों को, जो भी आप सेल कर रहे हो उसमें यूज़ हो रही है वो, तो इसको होगा बोलोगे आप फिक्स्ड एसेट्स। अभी केवल सुनते जाइए। अगली हेडिंग देखिए, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि जो 1 साल के अंदर अंदर आपका कैश जो फंसता है और कैश जो रियलाइज्ड हो जाता है। जैसे कि आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, अब रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद में आपने उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया, और फिर फिनिश्ड गुड्स को आपने सेल आउट किया, जिससे कि आपके डेटर्स बने। डेटर्स बनने के बाद आपने उन डेटर्स से पैसों को रियलाइज्ड कर लिया। आपने जो आपका मतलब साइकिल होता है, जो कि आपका जिसको अपन बोलते हैं 1 ईयर का होता है, जिससे कि आपने एक पैसे लगाए और पैसों को लगाने के बाद उस चीज़ से पैसे जो लास्ट में रियलाइज्ड किए। जैसे रॉ मटेरियल में पैसा लगा और लास्ट में डेटर्स से पैसा मिला, कस्टमर से। डेटर्स का मतलब कस्टमर होता है, तो कस्टमर से आपको पैसा मिला। तो जैसे पैसा गया और पैसा मिला, इस सारी प्रक्रिया को 1 साल के अंदर अंदर करना होता है। तो ये जो 1 साल के अंदर अंदर हो जाती हैं, और जहाँ जहाँ आपका पैसा लगा होता है उन सबको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इसका एक अलग से फॉर्मूला होता है, जिसको अपन समझते हैं कि करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। जब ये फॉर्मूला आएगा तो और अच्छे से आपको डिस्क्राइब करेंगे। अभी केवल आपको इतना समझना है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि आपका पैसा जो रॉ मटेरियल में फंसा और लास्ट में डेटर से आपको पैसा मिला, जहाँ तक इस सारी प्रक्रिया को अपन वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, जो जो 1 साल के अंदर हो जाती हैं। और आगे और अच्छे से समझेंगे। अब भी अपन और आगे चलते हैं। हाँ, और इसका अगली हेडिंग जो कि है नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, उसी समय मैं आपको समझा दूंगा, बस आपको केवल अभी वर्किंग कैपिटल समझना था। और प्रोविज़न्स, प्रोविज़न्स का मतलब होता है कि जैसे कि
कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, कोई घाटा हो सकता है आपको, या किसी को आपको पैसे देने हो सकते हैं, तो उसके लिए अभी से प्रोविज़न बना लेते हैं। प्रोविज़न का मतलब होता है कि आप अपनी आय में से या लाभ में से एक हिस्से को आप एक हिस्से को एक रिजर्व करके रख देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविज़न्स। जैसे प्रावधान मतलब बना के रखना कोई चीज़ को। इसमें लिखा हुआ है, इससे तात्पर्य ऐसी धनराशि से जो कि अपलिखित कर दी गई है या अवक्षेण की व्यवस्था के द्वारा धारित है, या ऐसे किसी दायित्व के लिए धारित है जिसके संबंध में धनराशि को पूर्ण शुद्धता से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसको इस लैंग्वेज में ना समझ के जो मैं बोल रहा हूँ वो समझिए। प्रोविजंस मतलब होता है कि आपने किसी फ्यूचर में होने वाले खर्चे को के लिए पैसे अभी से जोड़ के रख लिए, कि आपने अपनी लाभ में से एक हिस्सा को किसी फ्यूचर में होने वाले खर्चे के लिए रिजर्व करके रख लिया, उसको बोलते हैं प्रावधान। जो कि कभी कभी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपको इतना बनाना होगा, जैसे कि आप कभी बनाते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, इन सब चीज़ों को। इसको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आता जाएगा। अभी जितनी भी डेफिनेशंस मैंने बता रहे हैं, उन डेफिनेशन को बताने का कारण इतना है कि आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक, थोड़ा थोड़ा पता चले टर्मिनोलॉजी है क्या क्या, जिससे कि आपको वहाँ जब इसका मेन यूज़ आएगा तो आपको लिंक करनी चाहिए। पूंजी संचय होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इसका मतलब होता है कि आपने अपना जैसे प्रॉफिट, आपका जो नेट बचा लास्ट में, आपने पूरा बिजनेस 31 मार्च तक किया, 31 मार्च ने आपने देखा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है इस काम को करने से, तो उस नेट प्रॉफिट में से एक हिस्सा को आपने अपनी कैपिटल में ऐड कर दिया। जैसे आपने स्टार्टिंग में 1 लाख की कैपिटल लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आपने 1 लाख 30,000 रुपये कमा लिए लास्ट में, तो जो 30,000 रुपये कमाए वो आपका प्रॉफिट है, लेकिन उस प्रॉफिट में से 10,000 रुपये जो हैं आपने अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश के रूप में बांट दिया, लेकिन कुछ 20,000 रुपये जो हैं उन 20,000 को आपने अपनी पूंजी अपने बिजनेस में फिर से लगा दिया। तो इस बिजनेस में आपकी अब पूंजी कितनी हो गई टोटल? 1,20,000। तो इसको ही बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और अपनी पूंजी को आपने बढ़ा लिया। डेबिट, डेबिट का मतलब और क्रेडिट का मतलब आपको आराम से नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगा, जिससे कि आपको और क्लियरिटी आएगी। डेबिट मतलब डेबिट साइड होते हैं, 2 साइड होती हैं आपको। जब अभी कभी अपन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे 2 अकाउंट आपके इफ़ेक्ट करते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको इसको क्लियर करूँगा। अच्छा खासा टॉपिक है ये, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अपन कमीशन देखते हैं। कमीशन का मतलब होता है कि जैसे कोई एजेंट्स होते हैं जो कि आपका माल बेचते हैं, तो उनको आप कुछ कमीशन देते हैं। तो इसी को, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में देखा होगा आपने कि कोई एजेंट्स लगे होते हैं, तो उनको जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके द्वारा उनको कमीशन मिलता है उनको काम करने के बदले में। तो कमीशन मतलब होता है कि उनको कुछ हिस्सा उनको मिल रहा है उनके द्वारा किए गए कार्य का, उसको बोलते हैं कमीशन। और ये बेस्ड हो सकता है, सेल्स बेस्ड हो सकता है कि सेल इतनी सेल करने पर इतने प्रतिशत आपको सेल का प्रतिशत इतना मिल जाएगा पैसा, तो वो कमीशन भी हो सकता है। और अब नेक्स्ट है आपका अकाउंट। अकाउंट को भी मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा डिटेल्स में। अकाउंट का मतलब होता है कि अपन खाते खोलते हैं। वो जैसे कि आपने कहा कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, उसमें उसमें उसके में 2 चीज़ें प्रभावित करती हैं, 2 खाते प्रभावित करते हैं, उन खातों को बनाना होता है। जैसे आपने कभी, इससे नॉर्मल एक ट्रांजैक्शन बताता हूँ। जैसे आपने माल खरीदा, आपने माल खरीदा तो इसमें क्या क्या हुआ, आपने नगद माल खरीदा मान के चलिए। तो नगद माल खरीदने में आपको क्या हुआ, आपके पास माल आया, माल का मतलब हो गया गुड्स, तो गुड्स अकाउंट डेबिट होगा एंड आपके पास से कैश गया, तो कैश को आप क्रेडिट करोगे। जब आपने नगद खरीदा तो आपके पास से कैश गया और आपके पास गुड्स आया, तो जो गुड्स आया वो एक खाता हो गया, उसको बोलेंगे अपन गुड्स। और दूसरा हो गया आपका कैश। तो दो अकाउंट प्रभावित हुए। अब गुड्स को अपन दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और कैश को अपन दिखाते हैं पेमेंट साइड, और लास्ट में जितना बचता है वो जाता है बैलेंस शीट में। इसको अपन कल क्लियर करेंगे अच्छे से, और इसको बहुत टाइम लेके करेंगे जिससे कि आपको क्लियरिटी हो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है,
और फिर है दिवालिया, एक लास्ट है दिवालिया। इसको समझ लो इंसॉल्वेंट, मतलब कि अब आप जब इंसॉल्वेंट की एक बेसिक डेफिनेशन है, बिल्कुल इजी है। इसको ऐसे समझिए, जब कभी भी आपके लाइबिलिटी आपकी एसेट से ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब आपको देने ज़्यादा पैसे हैं और लेने कम हैं, तो आप दिवालिया घोषित कर दिए जाओगे। कहने का मतलब आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपनी लाइबिलिटी को पे कर पाओ, आपके पास इतनी एसेट्स नहीं है जिसको बेचकर आप अपनी लाइबिलिटी को पे कर पाओ, तो आप इंसॉल्वेंट बन जाओगे। और इंसॉल्वेंट जैसे ही आप घोषित हो गए तो आपकी जो भी जितनी भी एसेट्स हैं उनको सबको बेच दिया जाएगा, और जितने भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे किया जाएगा। जो रिमेनिंग बचेंगी तो वो मतलब जैसे कोर्ट्स के ऑर्डर आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको उनका पेमेंट करना है। जितने भी आपके लाइबिलिटी होगी आपकी, तो वो आपकी एसेट्स को बेच के पे कर दी जाएगी, बट कुछ नहीं हो पाएंगी तो वो बच जाएंगी। थैंक यू। ये थी आपकी एक वीडियो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी पे है, बाकी आपको कल बता पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।